नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की और आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने राज्यपाल को युगंधरा अहिल्याबाई होलकर पुस्तक भेंट की और शिक्षा और विधायी विषयों पर संवाद किया। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में सेवानिवृत्त होने वाले 6 कर्मचारियों और उप सचिव देवेंद्र चोटिया, सहायक सचिव लोकेश जैन और नरेश कुमार जैन, अनुभाग अधिकारी चतुर्भुज जागा, सहायक कर्मचारी सुरेश चंद्र शर्मा और मांगीलाल गुर्जर को माला साफा शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कार्य करना सौभाग्य की बात है और सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा में सक्रिय रहना चाहिए। इस दिन के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में महाराज पंचांग का विमोचन, सनातन नववर्ष के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा के पोस्टर पर विमोचन, इंडिया हेल्थ पत्रिका के विशेषांक का विमोचन और बीकानेर के दिव्यांग छात्रों का विधानसभा भ्रमण शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया और भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत पर काम कर रही है और गरीबी मुक्त राजस्थान हमारा संकल्प है। इस दिशा में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है और जिसमें 5000 गांव में बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य है। सीएम ने 92,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है और 20,000 पट्टों का वितरण किया है। इसके अलावा माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक दिए गए। सीएम ने कहा कि हर गरीब महिला और युवा के सशक्त होने से ही राजस्थान और देश सशक्त बनेगा। उन्होंने स्वामित्व योजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण और अन्य विकास योजनाओं की घोषणा भी की है। इस अवसर पर सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, गुरु गोलवलकर अशान्वित ब्लॉक विकास योजना, दिव्यांगजन नीति 2025 सहित कई योजनाओं के दिशा निर्देश जारी किए। कार्यक्रम में कई जिलाओं से जनप्रतिनिधि और लाभार्थी बीसी के माध्यम से जुड़े। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत गुरुवार को भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन हुआ और इस समारोह का वर्चुअली प्रसारण कृषि ऑडिटोरियम टोंक के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम भजनलाल शर्मा ने की और जबकि जिला स्तरीय समारोह के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रहे। आपको बता दें कि हीरालाल नागर ने बताया कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक महोत्सव का उद्देश्य समाज के कई वर्गों जैसे महिलाएं, किसान, युवा, गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के लिए योजनाएं लागू करना है। समारोह में जरूरतमंदों को कई लाभ दिए गए हैं, जैसे निर्माण श्रमिकों को डीबीटी, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण, माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक और स्वामित्व योजना के तहत 1500 लाभार्थियों को पट्टा वितरण। इसके अलावा विधवा प्रेम देवी ने सीएम को धन्यवाद देते हुए बताया कि श्रम विभाग की योजना से उनका सपना पूरा हुआ है, जिससे उनके पुत्र को आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी। देखिए, जिस तरह से इन लोगों की एक मानसिकता है और निश्चित रूप से राणा सांगा उन्होंने हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए जो संघर्ष किया मुगलों से, उसका एक इतिहास रहा है और उन पर किसी भी तरह का कोई लांछन लगाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारा प्रदेश, पूरा राजस्थान एक वीरता में, अगर कहीं किसी प्रदेश की मिसाल दी जाती है तो राजस्थान की मिसाल दी जाती है। यहाँ के शासक जो वे, उन्होंने वीरता के साथ मुगलों से संघर्ष किया था। तो यहाँ के बारे में, प्रदेश के बारे में हमेशा यहाँ बाहर से आने वाले भी ये समझते हैं कि राजस्थान एक वीरों की भूमि रही है। तो वीरों की भूमि को निश्चित रूप से अगर कोई नीचे दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया। किस तरह से कंट्रोल करेगा? 150 यूनिट बिजली जो फ्री देने की आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। जो 100 यूनिट बिजली जो उपभोक्ता निःशुल्क, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत ले रहे थे, अब उनको हम पीएम सूर्यघर योजना के साथ जोड़ेंगे और उनको 2 पैनल लगा करके और उनकी छत पर पैनल लगाए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं के घर पे छत नहीं है, उनको हम एक ऐसी जगह पे जहां पे पास में जीएसएस है, वहां उनके लिए पैनल लगाएंगे और उनको उससे जोड़ेंगे ताकि
उनको 30,000 वहां से मिलेंगे। बकाया जो गैप होगा उसको उस उपभोक्ता के हम 6.5% पर ऋण पर 6.5% की दर से उसके बैंक के द्वारा फाइनेंस कराएंगे। उसके फाइनेंस की जो किस्तें हैं वो बिजली बोर्ड वहन करेगा और उसको चुकाएगा, ताकि उपभोक्ता को निःशुल्क बिजली 150 यूनिट मिल सके। जो 1-2 पैनल है वो 5 यूनिट रोजाना बनाएंगे, 30 दिन में 150 यूनिट बनेगी, उसके घर में आएगी और उसका निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। उधर राजस्थान दिवस के मौके पर शुक्रवार को समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय यानी कि ICDS यानी कि परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को निदेशक OP बुनकर ने शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजस्थान की महान परंपराओं का सम्मान करते हुए राज्य के विकास और खुशहाली में सक्रिय भागीदारी बनने का संकल्प लिया है। यह कार्यक्रम राजस्थान दिवस सप्ताह पर्यंत उत्सव के तहत आयोजित किया गया है, जिसे CM भजनलाल शर्मा की घोषणा के बाद में 30 मार्च को राजपत्रित अवकाश के कारण 28 मार्च को संपन्न किया गया। शपथ में अधिकारियों ने राज्य को समृद्ध, स्वच्छ और स्वस्थ, हरित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लिया है। साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों और श्रमिकों और वंचित वर्गों को अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए काम करने की शपथ भी ली। इस मौके पर राज्य के विकास के प्रति निष्ठा, नवाचार के साथ योगदान देने का संकल्प लिया गया। डॉक्टर जगदीश चंद्र मोदी ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा किए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। डॉक्टर जगदीश चंद्र मोदी जयपुर के प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं और चिकित्सा क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है। वे पूर्व में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार और हाल ही में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में वे SMS अस्पताल में उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति से राज्य में लंबित पंजीकरण और नियामकीय प्रक्रियाओं को तेज गति मिलने की संभावना है। इसके अलावा वे चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और चिकित्सकों के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। डॉक्टर मोदी की नियुक्ति से राज्य सरकार की सक्रियता और दक्ष नेतृत्व की मंशा स्पष्ट होती है, जिससे कि चिकित्सा सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। उधर हनुमानगढ़ के नौहर में गुरुवार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक शहीद अशफाक उल्लाह खान का चौक बनने की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष हाजन खातून टाक ने गौरव पथ मार्ग पर शहीद अशफाक उल्लाह खान चौक का शिलान्यास किया और इस मौके पर भारी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। आपको बता दें कि लंबे समय से मुस्लिम समाज द्वारा इस चौक के निर्माण की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो रही है। पालिका अध्यक्ष हाजन खातून टाक ने कहा कि इस मौके पर इस चौक का निर्माण युवाओं को प्रेरणा देगा और शहीदों के योगदान को याद रखने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि शहीदों द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए दी गई बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। पार्षद मुश्ताक ने भी इस अवसर पर घोषणा की कि जल्द ही शहीद अशफाक उल्लाह खान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और भव्य रूप से उसका अनावरण किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष ने चौक का शिलान्यास किया है, जहां पर अशफाक उल्लाह खान की जो चौक है उसको तरीके से शिलान्यास किया जा रहा है और जल्द ही वहां पर मूर्ति स्थापित करने को लेकर भी घोषणा की गई है। भव्य रूप से उसका अनावरण भी किया जाएगा। अशफाक उल्लाह खान चौक की बहुत बड़ी मांग थी बहुत सालों से, और ये चौक जो है 2017 में हमने राज्य सरकार से भी अप्रूव करवा दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से, राजनीतिक द्वेषता से, मैं तो इसको यही नाम दूंगी कि आज तक इस चौक पे नींव नहीं रखी गई। लेकिन जब हमारा बोर्ड आया तो हमने इस बात की चेष्टा की कि लोगों की मांग है और एक ऐसी महान मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करना बहुत जरूरी है, और ना कि अशफाक उल्लाह चौक सभी समाज के, जहाँ तक लगभग हमसे प्रयास रहा है कि जिसने मांग की है, हमने बहुत कुछ जो है इसको करने की कोशिश की है।
हमने राजपूत समाज के लिए, हमने जो है मुस्लिम समाज के लिए, हमने जाट समाज के लिए, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं जिन्होंने अपनी चेष्टा दिखाई है, उनके लिए अलग अलग मार्ग जो बहुत सालों से पेंडिंग पड़ी थी प्रोसीडिंग्स, उनको धरातल पे उतारा है। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि आप इस भव्य काम में, अच्छे काम में, क्योंकि जब भी हम किसी महान व्यक्ति की व्यक्तित्व की मूर्ति या फिर उसकी स्थापना को चौक से देखते हैं तो महज उसकी मूर्ति या कोई चौक नहीं है, बल्कि उसको एक स्मृति है। उसने जो काम किए हैं उसको हम सलाम कर रहे हैं। और आता जाता व्यक्ति जब ट्रैफिक में उसको आते जाते देखता है तो कम से कम उसको ये एहसास होता है कि जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। उधर राजस्थान के खेल विभाग के तहत खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आपको बता दें कि राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष नीरज पवन ने जिला उद्योग संघ में आयोजित स्पोर्ट्स समिट में यह घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार खिलाड़ियों के एक लिए जो है निजी, सरकारी और पीपीपी मॉडल के तहत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पवन ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें उच्चतम स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। युवा मामले एवं खेल विभाग की 28 बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन सीएम की मंशा अनुसार की जाएगी। और आपको बता दें कि प्रशिक्षकों के लिए बेहतर सुविधाएं, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी ताकि अधिक से अधिक पदक जीते जा सके। उन्होंने कहा कि खेल संघों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है और एक टीम के रूप में कार्य करते हुए राजस्थान के खेलों को ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे में जो है कहीं न कहीं 28 बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वित यहां पर खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऐसे में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से खेल में प्रतिबद्धता के साथ में जो कार्य किए जा रहे हैं वो बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, उस ओर जो है अग्रसर हैं। और ऐसे में एक टीम के रूप में कार्य करते हुए राजस्थान के खेलों को ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। 28 बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वित सीएम की मंशा अनुसार की जाएगी और प्रशिक्षकों के लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिलेंगी और ताकि अधिक से अधिक पदक जीतने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि खेल संघों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। राजस्थान राज्य से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक ला सके, उसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे राजस्थान को फिट करने का, स्वस्थ करने का बहुत बड़ा अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसमें जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का फिट इंडिया मूवमेंट है उसी को आगे बढ़ाते हुए फिट राजस्थान की डिक्लेरेशन आपकी बात की बजट में की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि उस अभियान के माध्यम से न केवल आम जनता में इस प्रकार सब लोग स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, उसके लिए सब प्रयास करेंगे। तो फिट राजस्थान का सपना सरकार का जरूर पूरा है। आज आप बीकानेर आए हैं, बीकानेर के लिए जो खेल के संबंध में आपने क्या नीति है? राज्य सरकार ने बजट में स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा की थी कि जल्दी से जल्दी स्पोर्ट्स कॉलेज बीकानेर में शुरू हो जाए। नंबर 1 जो अकेडमी प्राइवेट सेक्टर के साथ बात करके पीपीपी मॉडल से चला सकते हैं वो अकेडमी यहाँ पर चालू हो जाए। नंबर 3 जो यहाँ पर ऑलरेडी अकेडमी है, जैसे कि सेकेंड अकेडमी है यहाँ पर, वो अच्छे से काम करना चालू कर दे। नंबर 4 सलीम जो बन रहा है उसको अच्छे से संचालन अच्छे से हो जाए, वो शुरू हो जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे। इंडोर स्टेडियम यहाँ बन चुका है, 2 महीने बाद उसको तैयार हो जाएगा, उसको संचालन अच्छे से उसका प्रयास करेंगे। शार्दुल स्कूल में जो ट्रैक बन चुका है उसका लाभ आम जनता को, लोगों को, खिलाड़ियों को मिलने लग जाए, उसका प्रयास करेंगे। उसके साथ हर ग्राम पंचायत लेवल पर कम से कम एक खेल मैदान तैयार हो और ब्लॉक लेवल पर स्टेडियम तैयार हो, उसके लिए प्रयास करेंगे। उधर राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव अंत्योदय कल्याण समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम राज्य सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में समाज सेवी प्रभुजी की पंड्या, उप जिला प्रमुख सुरता जी और प्रधान बिछवाड़ा देवराम रोत, प्रधान डूंगरपुर कांता जी कोटेड और समाज सेवी नयन सुधार, समाज सेवी प्रकाश लबाना, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाड़िया ने दीप प्रज्वलित कर जो है समारोह की शुरुआत की।
इस मौके पर जिले के विकास और अंत्योदय कल्याण योजनाओं के तहत में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। स्थानीय नेताओं और अधिकारियों ने जो है एकजुट होकर राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का संकल्प लिया। जितेंद्र कुमार चौबीसा, ग्राम पंचायत मवई, जिला डूंगरपुर का रहने वाला निवासी हूँ। मुझे भू स्वामित्व का पट्टा वितरित किया गया ग्राम पंचायत के द्वारा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। मैं मनोहर पटेल, ग्राम पंचायत जिला डूंगरपुर, पंचायत समिति पिछड़ा और ग्राम पंचायत बड़ा। सबसे पहले मेरे स्वामित्व का पट्टा मिला है, जो मेरे मकान भी कच्चा था और अभी पक्का बनाया है, और इस पट्टे मिलने से मेरे को बहुत अच्छा फायदा हुआ है और रोजगार बहुत। अपने इस पट्टे से मेरे बैंक में से लोन मिला। लोन मिलने से मेरे को अभी एक बोरवेल कराया। बोरवेल से मैंने जमीन में अपने एक बोरवेल कराने से मैंने सब्जियां उगाने का और कृषि का सब लाभ लिया। उधर जयपुर प्रथम जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ जो कार्रवाई की है। स्वेज फार्म सोडाला में स्थित श्याम सेल्स से 10,800 पाउच और 76 कैन अवधि पार टोमेटो केचप के सीज किए गए हैं। बता दें कि इसके अलावा वैशाली नगर में बिरयानी ब्लू से घी का नमूना लिया गया, जबकि रिवेल फूड प्राइवेट लिमिटेड से उपयोग किए गए तेल और बिरयानी के नमूने जांच के लिए एकत्रित किए गए। बता दें कि रिवेल फूड प्राइवेट लिमिटेड में अवधिपार सीजनिंग मसाले के 500 पाउच और 48 बर्गर बन नष्ट कराए गए। आपको बता दें कि सभी नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट के आधार पर संबंधित फार्मों के खिलाफ जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने जोन 11 और जोन 13 में स्थित अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। जोन 11 में स्थित ग्राम नरोत्तमपुरा में करीब 5 बीघा निजी कृषि भूमियों पर बिना स्वीकृति के बनाई गई अवैध कॉलोनी को जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया और इसी तरह जोन 13 में दौलतपुरा में 32 बीघा भूमि पर भी अवैध कॉलोनी बनाई गई थी, जिसे सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है। जेडीए ने ग्राम चौक में सरकारी आम रास्ते पर हुए कब्जे को भी हटवाया है और इस रास्ते पर बाउंड्री वॉल और पानी की टंकी रखकर रास्ता अवरुद्ध किया गया था, जिसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। इसके अलावा जोन पीआरएन नॉर्थ में मां करनी नगर के रोड सीमा पर किए गए अतिक्रमण को भी हटवाया गया है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने वर्ष 2024 में 383 और 2025 में अब तक 95 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। साथ ही 30 सरकारी आम रास्तों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। यह कार्यवाहियां जेडीए के नियंत्रक आदर्श चौधरी के मार्गदर्शन में की गई है। उधर पुलिस थाना सदर टोंक में एक महिला के साथ में हुए बलात्कार के मामले में पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी कैलाश गुर्जर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 11,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा की अदालत में अभियोजन पक्ष को और से जो है विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट राकेश कुमार शर्मा ने इस मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि 9 सितंबर 2021 को पुलिस थाना सदर टोंक में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी कैलाश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जिला और सत्र न्यायालय टोंक में चालान पेश किया, जिसे 31 मई 2024 को पॉक्सो कोर्ट टोंक में सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया गया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जो है 13 गवाहों के बयान और 24 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। इस साक्ष्यों के आधार पर जो है न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए बलात्कार के मामले में 10 वर्ष का कठोर कारावास और अन्य धाराओं में 1 वर्ष का कारावास, जो कि एक साथ चलेगा, और 11,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। प्रकरण एक 28 वर्षीय महिला के द्वारा इसमें प्रकरण में मुकदमा दर्ज करवाया गया था सदर थाने के अंदर। इसमें पीड़िता अपने बच्चे को एक्यूज के घर पर लेने गई थी। वहां पर उसने उसको मिठाई खिला कर दिए, उसमें कुछ नशीला पदार्थ लाया जिससे उसको चक्कर आने लगे और उसको अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का कृत्य किया और उसकी नग्न अवस्था की फोटो बनाई और उसको फोटो से उसको बार बार धमकी देकर और उस पर दबाव बनाकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म का कृत्य किया गया। प्रकरण के अंदर एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के बाद अपराध को प्रमाणित मानकर इसका चालान न्यायालय में पेश किया गया
डीजे कोर्ट टॉप में, वहां से अंतिम तौर पर पॉक्सो कोर्ट में प्रकरण आया। प्रकरण के अंदर सभी लगभग इसमें 13 तो कुल गवाह और 24 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए हैं और साक्ष्य और दस्तावेजों की गंभीरता को देखते हुए अपराध को प्रमाणित मानते हुए न्यायालय द्वारा इसे 10 वर्ष की सजा 376(2) के अंदर और 506 के अंदर 1 वर्ष की सजा सुनाई है और 11,000 रुपये का जुर्माना इस पर आहत किया गया। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां पर ग्राम पंचायत के केलनिया में आज फार्मर आईडी रजिस्ट्री शिविर दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि शिविर में बुधवार को 55 किसानों की आईडी का रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं आज दूसरे दिन 35 किसानों की आईडी का रजिस्ट्रेशन किया गया। शिविर के दूसरे दिन पल्लू तहसीलदार जयसिंह मीणा ने केलनिया ग्राम पंचायत में शिविर का निरीक्षण किया। बता दें कि शिविर में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाए जाने पर तहसीलदार ने भी सभी कार्मिकों का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि शिविर में किसानों का पंजीकरण कर 11 अंकों की यूनिक आईडी जारी की है और जिससे कि वे पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सकेंगे। इसमें करीबन किसानों की 100 आईडी बन चुकी और कैंप का एक दूसरा दिन है। जी सर, क्या क्या व्यवस्था मिली सर कैंप में? अच्छी तरह से कैंप चलाने के लिए हमारा पटवारी है और ग्राम सेवकर और सरपंच ग्रामीण सरपंच है। लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं सर फार्मर आईडी बनाने के? हाँ, लोगों का उत्साह है, काफी लोग आ रहे हैं और बच्चे हुए किसान हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। सर, प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान फार्मर आईडी बनाए? जैसे हनुमानगढ़ जिला आज पहले स्थान पर आ जाए। प्रशासन के द्वारा हमारे सब लोग को संपर्क करते हैं, बाइक में अनाउंस कराते हैं। बिलाड़ा में महिलाओं और बेटियों के साथ में होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत की गई। थाना प्रभारी सवाई सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत बिलाड़ा में की गई है। इसके माध्यम से संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाएगा। पेट्रोलिंग यूनिट में प्रशिक्षण पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सरकार की योजना के तहत निर्भया स्कोर के तहत कालिका यूनिट की स्थापना की गई है। इसमें 4 महिलाओं को उसकी नियुक्ति करके उनको एक स्कूटी दी गई है। कालिका यूनिट दिन पर महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा के लिए कस्बे में भ्रमण करती रहती है। उनके स्थायी पॉइंट के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए सोचती गेट पे पुरानी प्याऊ नवयुग मंडल का जो भवन बना हुआ है, उन समाजों से चर्चा करने के बाद तय किया है कि उसको दिन में यहाँ उनकी स्थिति रखी जाए, जिससे आसपास की स्कूलों में बच्चियां जो निकलती है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।